नज़ीम, जंग की हीट वाज़े तौर पर अमेरिका पहुंचना शुरू हो गई है और बहुत जल्द आपको व्हाइट हाउस जो है वो पैनिक के अंदर नजर आएगा और यहां से फिर आगे उनको एक बड़ा फैसला करना है। या तो वो पीछे हटेंगे और जाहिर है अपनी तारीख की सबसे बड़ी डिफीट है इसका वो सामना करेंगे, क्योंकि ये जो जंग हुई है इसका फॉल आउट जो वो बहुत बड़ा है। और या फिर इस सब के बावजूद वो जो जंग है उसको जारी रखेंगे और अपना सब कुछ जो है वो इसके अंदर गवा देंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। आज 8वें दिन हम एक बहुत ही अहम तरीन मोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं इस जंग के। एक तरफ ईरान जो है वो एक फॉर्मिडेबल पावर जो है वो साबित हुआ है और ईरान ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि वो अब कई हफ्ते भी इसी तरह की जो जंग है वो लड़ सकता है। एक तरफ सेंटकॉम ने 100 दिन का मजीद टाइम मांगा है और उसके बाद भी ये भी खबर है कि उन्होंने 6 महीने जब मांगे कि हमें 6 महीने और चाहिए। कुर्दों को अंदर दाखिल करना है, हिजबुल्लाह और अल-शरा को आपस में लड़वाना है, शिया और शिया को आपस में लड़वाना है। ये सारी प्लानिंग्स भी साथ साथ हो रही है। बमबारी ईरान के ऊपर हो रही है, अंदर से जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम चीजें, प्लानिंग्स, बमबारी, ये तो सारी जारी है। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान फॉर्मिडेबल पावर साबित हुआ है और यह बता रहा है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है और इसको लंबा लेकर चल सकता है। और उसने पहले 8 दिनों के अंदर जो सबसे बड़ा काम किया है वो यह है कि इस जंग को महंगा तरीन बना दिया है अमेरिका के लिए और इसलिए आज 8वां दिन है और इसकी हीट अमेरिका पहुंचना शुरू हो गई है। सो फ्रॉम दिस टाइम आगे जो हर दिन होगा अमेरिका के लिए इस जंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी और वो कॉस्ट हर डायमेंशन के अंदर है। सिर्फ पैसों में उसको कैलकुलेट मत करिए। अमेरिकन एम्पायर सिर्फ ये नहीं कि उनके पास पैसे बहुत है, अमेरिकन एम्पायर की हर एक जो डायमेंशन है उस पर जो वार है वो ईरान कर चुका है और उस पर इनकी कीमत जो बढ़ती चली जाएगी। तो हम एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट मोड़ के ऊपर इस जंग के हवाले से आ गए हैं। वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने जंग जारी रखी तो अमेरिका के बहुत सारे अलायंस के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा और खुद ट्रंप के हवाले से अब ये बात हो रही है कि शायद ये अपना टेन्योर जब पूरा ना कर सके। जो डिजास्टर जब वो ये लेकर आया है शायद ये भी अपना टेन्योर जब वो पूरा ना कर सके और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी इससे जब डिस्टेंस कर सकती है। जो डिजास्टर है, जो जंग के रिजल्ट हैं वो उल्टे पड़ते चले जाएंगे। अब एक एक करके हम इसकी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब अली, ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेशियां, उनकी स्टेटमेंट जब वो जारी हुई है 5 मिनट का उनका जो रिकॉर्डेड मैसेज है वो चलाया गया है ईरानी मीडिया की जानिब से। उसमें उन्होंने इस जंग की सबसे बड़ी डेवलपमेंट को अनाउंस कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर हमले बंद कर रहे हैं, यानी अरब ममालिक के ऊपर हमले ईरान की जानिब से बंद करने का ऐलान किया गया है और इस ऐलान से 1 घंटे पहले अहम तरीन कॉल हुई है। पज़ेशियां और प्यूटन इनके आपस में कॉल पर बात हुई है। प्यूटन ने पज़ेशियां को कॉल की है और उसमें यह सीज फायर जब वो डिस्कस किया गया है। कल ईरान के सदर ने कहा था कि कुछ ममालिक ने जंगबंदी की जो एफर्ट्स हैं वो शुरू कर दी हैं और वो सऊदी अरेबिया, कतर और ये ममालिक थे और रशिया को वो इसमें शामिल कर रहे थे। तो ईरान के सदर ने कहा कि जंग बंदी की अगर बात करनी है तो उनसे जाकर करें जिन्होंने जंग शुरू की है, हमसे आकर बात ना करें। जिसने जंग शुरू किया, जिसने ये एडवेंचर किया है, उससे जाकर बात करें। हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए बैठे हुए थे जब हमारे पर जब अटैक हुआ। तो कल ये खबर आई, अब उन्होंने ये अनाउंस किया और प्यूटन की कॉल हुई है, उसके बाद ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है। लेकिन इसमें उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हमले तब तक नहीं होंगे जब तक वहां से अटैक नहीं होगा। तो ये अब बात इसमें बहुत यानी कि मुबहम सी है कि हमले नहीं होंगे और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले भी सऊदी अरेबिया से या यूएई से तो उस तरह जो रिपोर्ट्स में तो नहीं है कि जहाज बरह रास्त उड़ रहे थे। ज़ाहिर ये सारी अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी है जो इस तरह से ऑपरेट करती है। तो ये उन्होंने बात किया। दूसरा, उनकी स्टेटमेंट के बाद जो है वो फौरी जो ईरान की आर्मी है उसकी जो कमांड है, उसकी जो लीडरशिप है, उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि सदर का ऑर्डर आ गया है और हम जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक बंद कर रहे हैं अनटिल के वहां से हमारे पर अटैक ना हो। तो सदर का आना, उसके बाद आर्मी का आना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो कमांड स्ट्रक्चर है वो आपस में इंटैक्ट है। पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप वो आपस में इंटैक्ट है। एक फैसला हो रहा है जैसे एक मुल्क, जैसे प्रॉपर एक कंट्री चल रहा होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करती है, आर्मी उसको इंप्लीमेंट करती है। तो जब वहां पर खाना जंगी करवाने की कोशिश है और उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि उनकी क्या कमांड इंटैक्ट है। तो सदर अनाउंस कर रहा है और आर्मी उसको इंप्लीमेंट करने का ऐलान कर रही है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि क्या ये हमले रुकेंगे, कितनी देर तक रुकते हैं और आगे जो क्या होता है। लेकिन अब अहम बात यह है कि यहां पर हमले नहीं होंगे तो कहां होंगे। जंगबंदी तो नहीं ना हुई है, इन गल्फ मालिक पर हमले बंद हुए। तो अब क्या होने जा रहा है? अब इस जंग का और ज्यादा अहम जो फेज है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अब अपने तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों का रुख जो है वो अमेरिकी नेवी की तरफ कर लिया और इसराइल की तरफ कर लिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इसराइल बिकम्स द प्राइम टारगेट ऑफ ईरान नाउ। और ईरान ने अपने जो मेजर गोल्स थे वो अचीव कर लिए इन बेसिस के ऊपर अटैक करके। जो मेन रेडार्स थे वो उन्होंने तबाह कर दिए हैं। यहां से बहुत मेजर उनकी इवैक्यूएशन कर दी है। कम्युनिकेशन, कमांड सेंटर, CIA, मोसाद, बहुत कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। ये जो यहां पर
इन्होंने अड्डे दिए हुए थे। ये देखिए, अमेरिका का जो सारा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है मिडिल ईस्ट में, वो इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। उन्होंने जॉर्डन और मिस्र को इनके जरिए इजराइल के 2 बॉर्डर सिक्योर किए हुए हैं, और ये जो अड्डे यहां पर अमेरिका लेकर बैठा हुआ है, या आज गल्फ को अंदाजा हो गया कि ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहां पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं और डिफेंस की लेयर्स लगी हुई हैं, यहां से मिसाइल लॉन्च होते तो इजराइल को पहले पता चल जाता है। तो ये अड्डे इनकी हिफाजत के लिए नहीं थे, अरबों की हिफाजत के लिए नहीं थे, ये अड्डे इजराइल की सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा थे। तो ये इनको जो अंदाज, तो ईरान ने जो अपने मकासद थे, 2-3 बड़े मकासद उसने ऑलरेडी अचीव कर दिए हैं, कर लिया। वो कैसे? एक तो मैंने आपको बताया कि ये बेशकीमती जो इक्विपमेंट है उन्होंने तबाह कर दिया है। जो दूसरा बड़ा मकसद उन्होंने अचीव किया है वो ये है कि अरब के आंखों से पट्टी उतार दी है ट्रस्ट की। जो ट्रस्ट अरब और अमेरिका के दरमियान था, अरब ट्रस्ट करते थे ना अमेरिका पे, अमेरिका तो जिसका इत्तेहादी है उसने बता दिया कि वो असल में किसका इत्तेहादी है। तो इस जंग की जो सबसे बड़ी आउटकम है, यानी इस जंग की जो सबसे बड़ी आउटकम है जिसको हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बता सकते हैं, वो ये है कि अमेरिका एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर एक्सपोज हो चुका। अमेरिका एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर अब नहीं है, और जो यहां पर इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस था कि अमेरिका यहां पर इनकी हिफाजत करेगा, वो ना इनकी हिफाजत कर सकता है ना दुनिया की हिफाजत कर सकता है। ये अब बात जब यहां पर बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, ठीक है। और इसका फायदा जब वो रशिया और चाइना इस मोमेंट का उठाएंगे, चाइना अपने आप को प्रेजेंट करेगा एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर। उसने अपना इन्वॉय भेजा है जो सालसी की, 2 दिन पहले चाइना ने अपना इन्वॉय भेजा है सालसी के लिए। चाइना ने अपने आप को पहले ही वो प्रेजेंट कर रहा है एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर, जंगों को रुकवाने वाला, अमन की बात करने वाला। तो जब अमेरिका मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है, ये ना समझे कि वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में एक्सपोज हुआ है, वो जापान में भी एक्सपोज हो गया, वो साउथ कोरिया में भी एक्सपोज हो गया, वो हर इत्तेहादी के सामने एक्सपोज हो गया कि ये कोई इत्तेहादी नहीं है। अच्छा, चाइना रशिया इसमें से गेन करेंगे। रशिया जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन जंग में उसका पलड़ा भारी मजीद होना शुरू हो गया। कल रात रशिया की जानिब से भरपूर हमले यूक्रेन के ऊपर किए गए, जब दुनिया इधर बिजी है, और अमेरिका मजबूर हो रहा है रशिया को अलाउ करने के लिए वो ऑयल बेच ले इंडिया को। और इंडिया को बेचने का मतलब यह है कि सिर्फ वो इंडिया नहीं खरीद रहा, इंडिया के बाद वो आगे मुल्कों को भी ऑयल जा रहा है। तो आप सिर्फ 8 दिन में देखिए कि अमेरिका मजबूर हुआ है अमेरिका अपने सबसे बड़े जो जिसको वो दुश्मन कहता है उसको रिलैक्स करने पर, उसको रिलीफ देने पर। इससे बड़ी कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की हजीमत हो सकती है कि सुपर पावर मजबूर हुई है ईरान जंग की वजह से कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को जब वो रिलीफ दे। और दिमित्री मेदवेदेव ने फिर तंज किया है, उन्होंने कहा है अब अरब ममालिक को पता चला कि ये अड्डे उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, ये अड्डे उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, ये अड्डे उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये दिमित्री मेदवेदेव की जो स्टेटमेंट आई है, तो इसकी सबसे बड़ी आउटकम जो आ चुकी है वो ये है कि गल्फ और अमेरिका का ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अब ये जब ये जंग बंद होती है, अगर होती है तो जब भी ये जंग बंद होगी तो इसमें से आप ये समझिए कि फिर बिल्कुल नए अंदाज के अंदर ये मुल्क सोचेंगे और मामला को जब वो आगे बढ़ाएंगे। अब जो असल बात है कि अमेरिका तक इसकी हीट पहुंचना शुरू हो गई। अमेरिकी अंपायर हर डायरेक्शन में डैमेज हो रहा है। सबसे बड़ा उसने जो अपना नुकसान किया है वो पैसों का नहीं है, वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तबाही का नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है जो उसने अपना ट्रस्ट लूज कर दिया है और एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर वो एक्सपोज हो गया। देखें, ईरान, सद्दाम हुसैन, बशार अल असद, हमास, ये यमन, ये तो पहले ही अमेरिका को स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मानते हैं। ये तो अमेरिका को सबसे बड़ा मसला समझते हैं इस रीजन का, और ओआईसी के लिए सबसे बड़ा मसला समझते हैं। ओआईसी मुल्कों को तबाह करने वाला अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये मुल्क कहते थे नहीं, अमन का मसीहा है ट्रम्प साहब, अमन का मसीहा है अमेरिका। इनके सामने भी अब वो एक्सपोज हुआ है, सही है ना। तो ये इस जंग की सबसे बड़ा नुकसान है जो अमेरिका ने अपना किया, और आपको आने वाले टाइम में ये बात साबित भी होगी। पैसों का जो नुकसान है वो उनका पूरा हो सकता है, लेकिन ये जो नुकसान है ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो अब अगली बात देखिए, अमेरिका में ऑयल शॉक जो है वो आना शुरू हो गया, यानी पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस, एशिया ये सब तो मुतासर हो गए, अमेरिका भी मुतासर होना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट्स हिलना शुरू हो गई हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, स्टॉक मार्केट्स जो वो नीचे आना जो वो शुरू हो गई हैं। और आज जो है वो गैस की प्राइस सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर अमेरिका में चली गई। यानी अब से अगले हर 24 घंटे जो हैं वो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हालांकि अमेरिका खुद एनर्जी का प्रोड्यूसर है, लेकिन वो अब ऐसे नहीं मामला चलते। अमेरिकी इकॉनमी वो सारी कनेक्टेड है, और जो अमेरिका में तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं वो क्या अमेरिका सारी खुद बनाता है? और भाई वो बाहर से बनकर आ रही है ना। तो ये तो बात ही फजूल थी जो ये सोचकर बैठे हुए थे। तो गैस प्राइसेस अमेरिका में ऊपर जाना शुरू हो गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई, स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, बाकायदा हीट वहां पर पहुंच गई है, यानी डैमेज पहुंच गया अमेरिका। अब हर गुजरता दिन अमेरिका को डैमेज करेगा, और उस इलीट को डैमेज करेगा जो जंगों से फायदा उठाती है। उनके मफादात अब डैमेज होना जब शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए व्हाइट हाउस जब आपको पैनिक में नजर आएगा। और जो ट्रंप के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के जो एलाइज हैं, उनके लिए क्या मसाल खड़े हो गए। यूरोप में ट्रंप का सबसे एला एलाय कौन है? मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद हंगरी का प्राइम मिनिस्टर जो है, ये
ट्रंप के सबसे बड़े एलाय हैं। इस वक्त इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसकी हुकूमत खतरे में आ गई है ड्यू टू ट्रंप पॉलिसीज, ड्यू टू ईरान वॉर। वहां पर अब रेफरेंडम होने जा रहा है और जो मेलोनी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, वो उस हवाले से रेफरेंडम होने जा रहा है। ये जंग अमेरिका के इत्तेहादियों के गले पड़ रही है। वो रिजीम चेंज यहां करने आए थे, रिजीम चेंज तो कहीं और हो रहा है जो ट्रंप के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। तो इस वक्त मेलोनी जो कि मुकम्मल सपोर्ट करती रही इसराइल की और हर अंदाज में उसने इसराइल को, अमेरिका को सपोर्ट किया है, तो वो इस वक्त सबसे बड़ी ट्रबल के अंदर आ गई है। ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। यानी ये मल्टी डायमेंशन के अंदर ये क्राइसिस जो है वो खुद उनके लिए बढ़ रहा है। तो बमबारी करके, लीडरशिप को निशाना बना के, जुल्म करके, जबर करके, सफाकियत करके, स्कूलों को निशाना बना के कुछ भी अचीव नहीं किया अमेरिका ने। तो अब यहां तो या तो अब यहां पर जब अमेरिका रुकेगा और जितनी डिफीट उसको हो गई है ये लेकर पीछे हट जाएगा, या फिर वो यहां से भी आगे बढ़ेगा और जो कुछ उसके पास है वो गंवा देगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। वो यहां से कोई एब्सोल्यूट विक्ट्री के साथ नहीं निकल सकता, चाहे वो कुर्दों को दाखिल कर दे, वो जिसको मर्जी दाखिल कर दे, वो यहां से एक एब्सोल्यूट विक्ट्री के साथ दाखिल नहीं हो सकता। और ईरान ने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि उसने इस जंग को महंगा तरीन बना दिया अमेरिका के लिए पहले ही 8 दिनों के अंदर। तो हर दिन कॉस्ट इसकी बढ़ती चली जाएगी। और ये बात सुन लें कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला है। हमले उधर बंद हुए हैं और वो कितने बंद हुए हैं ये पता चल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला है। ईरान ने ये नहीं कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी खोल रहे हैं, नहीं, वो बंद रहेगा। उधर फिलहाल हमले नहीं होंगे और वो भी तब तक नहीं होंगे जब तक उधर से हमला नहीं होगा। और इंडोनेशिया ने कहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस से निकल सकते हैं। इंडोनेशिया जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा था, अपनी फौज भी गजा में भेजने के लिए तैयार था। अब देखिए ट्रंप ने कैसे धोखा दिया। ये समझता है कि सारी दुनिया बेवकूफ है। 19 फरवरी को गजा के सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये वो सारे $1-1 बिलियन दे रहे हैं। 28 फरवरी को इन तमाम ममालिक को जंग में धकेल दिया गया है। ये किया ट्रंप ने इनके साथ। इसलिए कल से जो मैसेजेस यूएई के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, कतर के, बाकी उनके बड़े सख्त स्टेटमेंट जब ट्रंप के खिलाफ आ रहे हैं कि तुम्हें हक किसने दिया हमारे रीजन को जंग में धकेलने का? तुम होते कौन हो कि तुम हमें, जब हमारे मुल्कों को तुमने मैदान जंग बना दिया है। तो इसलिए ट्रंप ने बहुत डैमेज हैज बीन डन। अमेरिका यहां पर जंगबंदी के लिए मजबूर होगा, डैमेज हैज बीन डन, और ईरान बहुत बड़ी फतह के साथ आगे आएगा। लेकिन उधर से अमेरिका के मजीद बॉम्बर्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना, बरतानिया पहुंच गए। तो जंग जारी है, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अमेरिका के ऊपर दबाव शदीद आना शुरू हो गया है। पहले 70 मिनट से जंग उनके ऊपर बैकफायर करना शुरू हो गई थी। एंड ऑन 8th डे अमेरिका इस वक्त बड़ी मुश्किल में नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने तो कीमत चुकानी ही है, ईरान ने तो नुकसान बर्दाश्त करना ही है। लेकिन जो सुपर पावर है, जब उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाए तो मसला यहां से शुरू होता है, और मसला यहां से शुरू हो चुका है। अब जनाब अली, मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। प्यूटन कॉल्स फॉर इमीडिएट हाल्ट टू ईरान कॉन्फ्लिक्ट। Putin and Iranian President Pezeshkian hold talks by phone. Times of Israel. Putin voices support for ceasefire in call with Iran's Pezeshkian. तो प्यूटन ने कॉल की है और कहा है कि जंगबंदी, फिलहाल ये सारे जो हमले ईरान के सदर ने रोके हैं वो प्यूटन की ये सारी कॉल हुई है। उससे पहले प्यूटन की एमबीएस और यूई के सदर के साथ बात हुई है। देखिए रशिया के अच्छे ताल्लुकात है गल्फ के साथ। अब जरा मुझे ये बताएं कि इन बेसेस के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे, कल हमने आपके सामने शेयर किया, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, बाकी तमाम मीडिया की, इन बेसेस की इंटेलिजेंस कौन दे रहा था? रशिया। गल्फ ममालिक में अमेरिकी बेसेस, CIA, मुसाद, इसकी इंटेलिजेंस कौन दे रहा? रशिया दे रहा था इन बेसेस पर अटैक करके। और रुकवा कौन रहा है? रशिया। तो रशिया का मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड टू गल्फ। और मेदवेदेव ने क्या कहा? ये अड्डे तुम्हारे किसी काम के नहीं है, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो रशिया खड़ा हुआ है अपने इत्तेहादी ईरान के साथ, और वो खड़ा है गल्फ के साथ भी। वो भी नहीं चाहता उनका नुकसान हो, लेकिन उसूली बात थी कि उसको ईरान के साथ खड़ा होना था, क्योंकि रशिया बार बार ये इंडोर्स कर रहा है कि ईरान मुज़ाकरात की बात कर रहा है, ईरान जंग नहीं चाहता है। तो रशिया ईरान का मौक़िफ़ इंडोर्स कर रहा था, इसलिए ईरान के साथ उसने खड़ा होना था। तो इन बेसिस को हिट होना था तो अमेरिका पर दबाव पड़ना था ना। तो रशिया ने सपोर्ट किया, और अभी भी उनके सैटेलाइट्स ईरान के सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस पर्दा कोई ना कोई बात गल्फ की जानब से रशिया को गई है। तो उसके बाद ईरान ने ये फिलहाल हमले रोकने का जो ऐलान किया है। तो पहले इंटेलिजेंस दी, बेसिस पर अटैक हुए, अमेरिका पर दबाव आया, गल्फ पर दबाव आया, और अब फिलहाल उन्होंने हमले रोके हैं। और ईरान के सदर ने कहा ये हमारे तमाम ब्रदर कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिकी बेसिस का मामला कुछ दूसरा है, क्योंकि अगर ये बेसिस नहीं होती तो हमारे पर यहां अमेरिका आकर अटैक नहीं कर सकता था। अमेरिका से जहाज उड़कर तो यहां पर अटैक नहीं ना कर रहे हैं, यहीं से उड़ रहे हैं ना, इन्हीं की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है, इन्हीं के अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, यहीं पर CIA बैठी हुई है, यहीं पर इनके फौजी बैठे हुए हैं, सारा कुछ तो यहीं पर हो रहा है। लॉजिस्टिक सप्लाई इन बेसिस के बगैर मैनेज हो ही नहीं सकती है। वो रिफ्यूल टैंकर्स कहां से उड़ रहे हैं? सो ईरान ने जो डैमेज डन करना था वो कर दिया। अच्छा,
फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे सरेंडर का ख्वाब देखने वाले हैं वो ये ख्वाब लेकर कब्रों तक जाएंगे, भूल जाएं कि ईरान जब वो सरेंडर करेगा। Pezeshkian says कि armed forces ordered to stop strikes on neighbors और neighbors will stop attack unless originated from their territory। हमारे हमले उन पर बंद हैं जब तक कि वहां से दोबारा हमला ओरिजिनेट नहीं हो जाता। द नेशनल ने लिखा है कि ईरानी सदर ने कहा है कि गल्फ पर अटैक हम बंद कर रहे हैं, ये अब ये यूई का मीडिया है, बट अथॉरिटी टू इन्फोर्स इज अनक्लियर। अब ये कह रहे हैं जी चूंकि ये इन्फोर्स कौन करेगा, तो मैंने आपको बताया कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साउथ आर्मी ने कह दिया कि इन्फोर्स हो रहा है, जो जरा यूई का मीडिया अपने अंदाज में उसको लिख रहा है। कोरियन टाइम्स भी देख लें, साउथ कोरिया का मीडिया कहता है कि ईरानी प्रेसिडेंट ने अपोलोजाइज किया है नेबरिंग कंट्रीज पर हमले को, लेकिन मिसाइल और ड्रोन जो हैं वो अभी भी गल्फ के शहरों पर बरस रहे हैं। ये साउथ कोरिया का मीडिया लिख रहा है, कहता है ईरानी सदर कह रहा है कि हम रोक रहे हैं लेकिन अभी भी मिसाइल और ड्रोन तो बरस रहे हैं। तो भाई जब अनाउंसमेंट होती है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे तो लगते हैं, तो वो मिसाइल और ड्रोन कहीं दरमियान में होंगे, तो वो उसके बाद वो दरमियान में हो गया मामला, लेकिन वो उसको एक एंगल दे रहे हैं। और टेलीग्राफ ने लिखा है ईरान प्रॉमिस टू स्टॉप अटैक ऑन नेबर्स, टेल्स यूएस टू टेक सरेंडर ड्रीम टू ग्रेव। टेलीग्राफ लिख रहा है इधर हमले रोके हैं लेकिन अमेरिका को कहा कि ये हमारे सरेंडर का ख्वाब लेकर तुम कब्रों तक जाओगे, ये ख्वाब जो है ना ये तुम्हारा कभी ताबीर नहीं होगा। सो ईरानियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन उन्होंने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है डू नॉट टारगेट द नेबरिंग कंट्रीज हुज टेरिटरीज आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट अस, इसको हम जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अब क्या, तो अब फोकस होगा इसराइल पर। यहां पर उन्होंने 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, सबसे ज्यादा हमले यूई पर हुए क्योंकि यूई भरा पड़ा है मुसाद से और सीआईए से, भरा पड़ा है दुबई, तो सबसे अटैक ज्यादा इधर हुए हैं। अच्छा तो अब ये सारे हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल किधर जाएंगे, ये तो जाएंगे इसराइल और जाएंगे अमेरिकी नेवी के ऊपर। तो अब ये बैटलफील्ड किसी और, हालांकि दबाव गल्फ के ऊपर था कि आप हमला करें ईरान पर, तो यहां पर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये ओआईसी ने बड़ी विजडम के साथ उस साजिश को नाकाम बनाया कि उन्होंने नेतन्याहू की जंग को अपनी जंग नहीं बनाया। तो ये बहुत आप कहने के बेहतरीन डेवलपमेंट है, खुशगवार डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अलबत्ता एक और चीज ध्यान में रखेगा, अगर दोबारा से हमले शुरू हो जाते हैं तो फिर ये और ज्यादा मामला खौफनाक भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। फिर अगर कोई कहता है कि हमले रोक रहे हैं तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो हमले दोबारा भी हो सकते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर ये अब दोबारा शुरू हुए तो फिर मामला और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इजरायली आर्मी बता रही है इस स्टेटमेंट के सिर्फ आधे घंटे के बाद, लॉन्च ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ईरान एंड आवर एयर डिफेंस सिस्टम इज वर्किंग टू इंटरसेप्ट देम। हमले हमारे ऊपर लॉन्च कर दिए ईरान ने। और इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरानी जो मिसाइल्स हैं ये वार्निंग टाइम को इन्होंने चंद सेकंड के अंदर कम कर दिया है। यानी वार्निंग आती है 4 मिनट 5 मिनट का वक्त होता है कि शेल्टर्स में भाग जाया जाए। इस वक्त जो वार्निंग टाइम है ईरान के मिसाइल्स इतने तेज हैं कि चंद सेकंड का टाइम रह गया है, 30 सेकंड 25 सेकंड इतना टाइम है कि वार्निंग पहले आए कि वो शेल्टर में भाग सकें। शेल्टर में भागने का टाइम जो 5 मिनट था वो 25 सेकंड रह गया, क्योंकि ईरान ने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और हाइपरसोनिक और वो सारे मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। 25 सेकंड है इजरायली सेटलर्स के बाद शेल्टर में भागने के लिए, 25 सेकंड अंदाजा करें। तो ईरान प्रूव्स मोर फॉर्मिडेबल देन एक्सपेक्टेड, यूएस एलाइज लूजिंग पेशेंस। ईरान कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल, नाकाबिले तस्खीर पावर जो साबित हुआ है। अनएक्सपेक्टेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर यूएस एंड इट्स एलाइज वो सामने आ रहे हैं, और जो इफेक्टिवनेस ईरान ने दिखाई है अपने हमलों की वो अनबिलीवेबल है। 23,000 से 23,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। और ये लाइन देखिए, गल्फ ट्रिलियंस इन यूएस इन्वेस्टमेंट्स थ्रेटेंड बाय वॉर। ट्रिलियन, ये तकरीबन $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक कमिटमेंट थी, वो समझने के वो बस अब हवा में, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा लॉस है जो ट्रंप इंतजामिया ने अपना किया और अमेरिका ने अपना किया। अब जरा आखिर में तेजी के साथ जो अमेरिका से हेडलाइंस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। असल खबर तो यानी अमेरिका में जो हीट पहुंची है, असल बात तो ये है, क्योंकि जब उनको मसला होगा तो भी तभी वो अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक करेंगे। वो करना वो यहां पर लाखों लोगों को भी जान से मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गजा में मारा ना तो क्या हो गया, तो यहां फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबसे पहली हेडलाइन देखिए, अमेरिका ब्रेसेस फॉर ऑयल शॉक एज ईरान वॉर थ्रॉटल सप्लाई। अमेरिका के पास बहुत ऑयल है, फिर क्या हो गया? तो ये इस तरह से नहीं होता कि उनके पास ऑयल है तो ये, भाई ऐसे नहीं होता, ये कनेक्टेड है। ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब कनेक्टेड है। सो ऑयल शॉक के लिए अमेरिका अपने आप को देख रहा है कि ये होने जा रहा है, इंब्रेस कर रहा है। गैस प्राइसेस जो है 14% ऊपर चली गई। सबसे पहले ये यूरोप पहुंचा ये क्राइसिस, अब ये अमेरिका पहुंच गया।
14% जब ऊपर चली गई है। डीजल, जेट फ्यूल एंड अदर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं मोर एंड मोर एक्सपेंसिव हो रही, अमेरिका इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। एक्सट्रीमली लाइकली कि गैस प्राइसेस जब वो ऊपर जाना मतलब ऊपर जो उनका बढ़ना है वो जारी रहेगा, दैट वुड बी की प्राइसिंग, प्राइसेस ऊपर जाती रहेंगी। अगर जंग जारी रही प्राइसेस ऊपर से ऊपर जाएंगी। राइटर्स, यूएस पंप प्राइसेस सर्ज एज ईरान वॉर अपहेंड्स ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को ईरान ने हिला के रख दिया है और ईरान वॉर जो है वो ऑयल स्पाइक को और गैस ग्रोथ रिस्क जो है उसके साथ जो बढ़ गया है। गैस प्राइसेस जंप एंड ऑयल जो है वो $90 से क्रॉस कर गया। 65 ट्रम्प ने वादा किया था मैं 50 पर लेकर आऊंगा, कहां पर चला गया है? $90 से ज्यादा। कल कतर ये कह रहा है कि ये $150 से ज्यादा होगा सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर। अमेरिका में ऑयल $90 से ऊपर चला गया और ट्रंप ने ये वादा किया था मैंने $50 पर लेकर आना है। आज से जो उनका पिछले साल से जो वादा है वो यही है कि मैं 50 पर लेकर आऊंगा। ऑयल 60-65 से होता ये $30 ऊपर चला गया इस जंग की वजह से। सो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है इस वक्त ऑयल और गैस। और अमेरिका जो इस वक्त रशिया पर सैंक्शंस हटा रहा है कि वो ऑयल और गैस बेच सकता है इंडिया को। और ये इंडिया का मामला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया के बाद तो फिर वो इंडिया आगे रिफाइन करके रिफाइनरीज लगी हैं, वो आगे बाकी मुल्कों को भी देता है। तो ये इंडिया का सिर्फ मामला नहीं है, ये बाकी मुल्कों। तो ये इतनी बड़ी हजीमत है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेरिका मजबूर हुआ। दैट मीन्स के भाई मजबूर हुआ है ना, रशिया का ऑयल खोलने पर मजबूर हुआ है ना, शौक से तो नहीं खोल रहा। तो क्या मजबूरी ऐसी? और अगली बात सुनिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेवरल ऑयल कंपनीज है वो कुवैत, इराक यहां से निकलना शुरू हो गई। अमेरिकन, इटालियंस, यूरोपियंस, फलानी 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 सब यहां पर आपको पता है। और इराक ऑयल और फलाना ऑयल यहां से निकलना शुरू हो गई। इन्होंने अपना जितना नुकसान किया ना इनको नजर आएगा। ट्रंप वॉर ऑन ईरान पुट मेलोनी इन पॉलिटिकल बाइंड। मेलोनी की कुर्सी खतरे में आ गई। वहां पर रेफरेंडम हो रहा था जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन मौजूदा क्राइसिस के बाद वो जुडिशियल रिफॉर्म का रेफरेंडम जो है वो चला गया है एज अ नो कॉन्फिडेंस वोट ऑन मेलोनी। उन्होंने कहा इसमें यह भी फैसला कर लें कि मेलोनी की लीडरशिप पर हमें ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो अब उसमें वो भी शामिल हो गया। और जो मेलोनी है उसकी जो सारी फॉरेन पॉलिसी है वो इस बात पर खड़ी है कि मेरे ट्रंप के साथ जाती ताल्लुकात हैं। अब जो इटली में ताजा तरीन सर्वे सामने आया है, 70% से ज्यादा इटालियन ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं और उनको खतरा यह है कि मेलोनी हमें ईरान जंग में ले जाएगी। तो मेलोनी ने बार बार स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिया कि हम इस जंग में नहीं जाएंगे, हमारी पॉलिसी डिफेंसिव है, फलाना है। और फिर एनर्जी प्राइसेस वहां पर बढ़ना शुरू किया। आपको पता है फलस्तीन के लिए बहुत मुजाहरे इटली में हुए थे, बहुत मुजाहरे हुए वहां पर। तो इटली की हुकूमत जो है उस वक्त अंडर ट्रबल आ गई है और ये 21 और 22 मार्च को ये रेफरेंडम होने जा रहा है। तो अगर ये जंग ना रुकी तो मेलोनी की कुर्सी जो है वो इसमें जा सकती है। और जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इटली पहुंचे हैं उनसे एयर डिफेंस लेने के लिए। इंडोनेशिया ने कहा कि हम बीओपी से, सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस से निकलना पड़ेगा। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।